नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 का न्यू टॉपिक उत्प्रेरण। इससे पहले अपन ने अधिशोषण के बारे में पढ़ा है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज अब इस पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको ये उत्प्रेरण वाला जो चैप्टर है वो पूरा की पूरा एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं उत्प्रेरण को। इसको शुरू करने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आप विद्यालय जाते हैं और आपका विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। एक तो आप पैदल जाते हैं, एक आप बाइक से जाते हैं और एक आप बस से जाते हैं। तो जब आप पैदल जाते हैं तो आपका समय भी अधिक लगता है और आपकी ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। अगर आप बस से जाते हैं तो आपका समय भी कम लगता है और ऊर्जा भी कम खर्च होती है। तो हम बात कर रहे हैं ऊर्जा और समय की, यानी बस जो है वो आपको जल्दी ले जा रही है, समय भी आपका कम खर्च हो रहा है और ऊर्जा भी कम खर्च हो रही है। तो बस जो है उसका आपको छोड़ने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पहले जैसे थी, आ रही थी और जा रही थी। तो आपको छोड़ने से पहले भी वैसी थी और छोड़ने के बाद भी वैसी रह जाती है। तो बच्चों, हम बात अपना करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक अभिक्रिया को लेकर भी इसको एक समझते हैं अन्य उदाहरण से। अपन देखते हैं कि KClO3 गर्म करने पर KCl और ऑक्सीजन में बदल जाती है, यानी ये ऑक्सीजन प्राप्त करने की एक बहुत अच्छी विधि है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो अगर हम एक साधारण विधि से अगर ऑक्सीजन को बनाएंगे तो हमें कम से कम 4 से 5 घंटे का वो लगेगा समय, और इसमें टेम्परेचर भी 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमें आवश्यकता होगी। इतने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक हम क्या करेंगे, जब KClO3 जिसको अपन कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो बच्चों उसको ध्यान रखना, KClO3 को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। अगर इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 अगर एक पदार्थ डाल दिया जाए तो अभिक्रिया मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाती है और हमें ऑक्सीजन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और इस ऑक्सीजन को तुरंत ही सिलेंडर में भर दिया जाएगा और पेशेंट तक पहुंच जाएगी। तो सरल तरीके से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण? एक अन्य बाहरी पदार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। ऐसा ही अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपने देखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको अपन कहते हैं एथीन। ये एक एथीन है। इस एथीन का जब अपन हाइड्रोजनीकरण करते हैं, H2 से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो अपन ने देखा होगा कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बना देता है। इस पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया हो रही है। सिंपली जब अपन इस अभिक्रिया को कराते हैं तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 1000 किलो जूल। अपन इसको मान रहे हैं, माना कि 1000 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है बच्चों। लेकिन अगर अपन इसमें एक निकल उत्प्रेरक डाल दें, निकल एक पदार्थ डाल दें, निकल पदार्थ डालते ही ये क्या होगा, क्योंकि इसको बनने के लिए इसके बंध टूटेंगे, हाइड्रोजन के इसके बंध टूटते हैं और एक इसका बंध टूटेगा। जब ये बंध टूटेगा उसके बाद ही तो ये बंध बनेगा और ये बंध बनेगा। तो निकल क्या करेगा, इसकी उपस्थिति में ये बंध तुरंत बन जाते हैं। हम इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं बच्चों कि अपन क्या करें, अपन एक इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं। यहां तो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहां हम ले लेते हैं एनर्जी। एनर्जी को अपन लेते हैं, ये एक एनर्जी का है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अपन यहां देखते हैं कि स्टार्टिंग में अभिकारक जो होता है वो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो इस प्रकार की हमें अभिक्रिया प्राप्त होती है। यानी हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। लेकिन इसमें अगर निकल डाल दिया जाए तो निकल क्या करेगा, इस अभिक्रिया को तुरंत करा देगा और वो आसानी से और कम समय में ही संपन्न हो जाती है। तो ये तो होती है उत्प्रेरक की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, और ये होती है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो दोनों में क्या अंतर हो गया कि जब एक बाहरी पदार्थ उपस्थित था तो अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो गई, जब बिना किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो ये बहुत ही इसमें अधिक समय लगा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी।
तो बच्चों अपन इसको इस बात से समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार देखते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं के द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें हम कैटालिस्ट कहते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। हमने जो दो एग्जाम्पल लिए, इसमें MnO2 भी एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और निकल भी यहाँ पर क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये जो अभिक्रियाएं होती है जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उन्हें हम उत्प्रेरण कह देते हैं। अब उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। बच्चों अपन देखते हैं उत्प्रेरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बच्चों हम उत्प्रेरण को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है इसको अपन देखते हैं कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं जो होती है वो समान होती है, तो उस प्रकार के उत्प्रेरण को हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। बच्चों अपन इसके उदाहरण देखते हैं कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है सीसा कक्ष विधि से, यानी लेड चैम्बर प्रोसेस से जब इसका निर्माण होता है, तो अपन देखते हैं कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उत्प्रेरक जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और बनने वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों ही देखिए आप गैस अवस्था में है। SO2 जो है वो गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस है, बनने वाला उत्पाद सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है वो भी एक गैस है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो उत्प्रेरण की अभिक्रिया है वो एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन। इसमें क्या होता है, सुक्रोज जो होता है वो H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। अपन यह देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ही जो हैं अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इनकी सबकी भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल समान हैं। देखते हैं सुक्रोज जो है वो भी लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में होता है, जल द्रव अवस्था में है। यहाँ पर बनने वाले जो दोनों उत्पाद हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों भी क्या है, द्रव अवस्था में उपस्थित है। आपको देखने पर इन दोनों के अणुसूत्र बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं बच्चों, लेकिन अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसको, आगे जो पार्ट आएंगे अपन उसमें देखेंगे कि इनके संरचना सूत्र बिल्कुल अलग होते हैं, उसके कारण इनके सारे ही गुण भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक अपन काम में ले रहे हैं वो भी क्या है, द्रव अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन जो होता है वो भी एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सुक्रोज, जल, बनने वाला उत्पाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और उत्प्रेरक सभी के सभी क्या है, समान भौतिक अवस्था में उपस्थित हैं। अपन एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड से। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। इसमें काम आने वाला उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस अवस्था में है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पाद के रूप में बनती है वो भी गैसीय अवस्था में है। क्योंकि इन सबकी भौतिक अवस्थाएं समान होने के कारण ये भी एक समांगी उत्प्रेरण का ही उदाहरण है। तो अपन वापस कह सकते हैं बेटा कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है कि वे उत्प्रेरण या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है। हो गया। हाँ बच्चों, अपन देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण को। क्या होते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा सभी की भौतिक अवस्थाएं जब भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कह देते हैं। अपन इसमें उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। यानी हैबर विधि से जब अमोनिया का निर्माण होता है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक जो होता है वो आयरन के रूप में होता है
और अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसमें नाइट्रोजन एक गैस है बच्चों, हाइड्रोजन भी एक गैस है, बनने वाली अमोनिया जो उत्पाद के रूप में बनती है वो भी एक गैस है, लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो ठोस अवस्था में होता है। तो इनकी अवस्था भिन्न होने के कारण ये विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अपन दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और इससे जो निर्माण होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, अपन संपर्क कक्ष विधि में इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो उत्प्रेरक अपन काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो एक ठोस होता है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, उत्पाद गैस अवस्था में है, और अभिकारक यहाँ पर गैस अवस्था में बच्चों। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से अपन वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए निकल उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो निकल यहाँ पर ठोस अवस्था में होता है, वनस्पति तेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है यानी द्रव अवस्था में है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस अवस्था में है, और जो बन रहा है उत्पाद वनस्पति घी बच्चों वो क्या है, लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सभी के सभी क्या है, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में है। इसलिए क्या है, ये भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब तक अपन पढ़ रहे थे उत्प्रेरण के बारे में, जो कि एक प्रोसेस होती है, एक अभिक्रिया होती है जो उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। वे सारी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती हैं उत्प्रेरण कहलाती है, यानी कैटालाइसिस कहते हैं इसको अपन। और जो पदार्थ काम आते हैं अपन ने अभी पढ़ा है उत्प्रेरक होते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। देखो अपन उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। इनकी चारों की डिटेल जो है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में इसके चारों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे वीडियो देखिए। धन्यवाद।